नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं, परीक्षा का पैटर्न बहुत अच्छे से समझते होंगे। याद दिला दूँ, 3 सेक्शन से प्रश्न आते हैं जो कि 50-50 प्रश्न होते हैं और इस तरह से आपके 150 प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हिंदी से 50 प्रश्न आएंगे, GS से 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। इस तरह से 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। समय आपको 2 घंटे का मिलता है। अगर आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले सॉल्व करें, जिससे आपको पता लग जाए कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तीनों सेक्शन के लिए आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ आप पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद क्या करना है, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको क्या करेगा कि जो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। तो आज हम लोग पिछले साल का जो पेपर है 2018 का, जो कि 22 तारीख को हुआ था, 22 दिसंबर 2018 को, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके हम लोग प्रश्न ले रहे हैं और सबसे पहले 50 प्रश्न हिंदी के सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग प्रीवियस ईयर सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चलेगी। आप सारे प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी आपके पेपर में। तो आप मेहनत कीजिए और साथ में ये वीडियो ज़रूर देखिए, यहाँ से प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। बिना देर किए चलिए प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर, इसलिए सॉल्यूशन आपको साथ में मिला हुआ है। आप बस ये देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का पैटर्न क्या है, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उसमें आप प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले आप अपने स्कोर देख सकते हैं, फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हम ये पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है 22 तारीख का, सबसे पहले प्रथम पाली का, उसको देखते हैं और हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद GS के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके आप सभी सेक्शन से डेली आप प्रश्न क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, कुछ प्रश्न उससे आते हैं, तो गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न गद्यांश का ही है, उसको पढ़ते हैं। अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। देखिए, गद्यांश से प्रश्नों को हल करने का एक तरीका ये हो सकता है, आप पहले जल्दी से एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर सारे प्रश्नों को देख लीजिए क्या पूछ रहा है। किससे रहित राज्य किस काम का, ऐसे प्रश्न हैं। फिर जगत का अर्थ है, यहाँ पे अर्थ पूछा गया, निष्फल का आशय है, और सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। इस तरह से हमने सारे प्रश्न देखे और दोबारा आप आकर के फिर से गद्यांश को पढ़ लीजिए और अंडरलाइन करके आपको पूरे उत्तर मिल जाएंगे। आप इस तरह से गद्यांश को सॉल्व करेंगे, आपको कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। तो सबसे पहला प्रश्न है, किससे रहित राज्य किस काम का? भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से? यहाँ पे सही उत्तर है प्रियजनों से। हम देख सकते हैं गद्यांश में पहले ही लिखा हुआ है शुरुआत में, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। यदि हमने प्रश्न पढ़ा होता तो हम अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। तो 2 बार आप गद्यांश पढ़ेंगे, आसानी से आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, जगत का अर्थ है समाज, संसार, देश या फिर प्रदेश से? हमें सिर्फ गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना होता है, अपनी तरफ से नहीं कि जगत का अर्थ समाज है, प्रदेश है, देश है। यहाँ पर जो गद्यांश में लिखा होगा सिर्फ हमें वही उत्तर देना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है संसार। अगला प्रश्न है, निष्फल का क्या आशय है? निष्फल, अधूरा, फलदायी, सार्थक या फिर व्यर्थ? और यहाँ पर निष्फल का अर्थ है व्यर्थ। अगला प्रश्न है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाने से, जीवन को दुखमय बनाने से, खेतों की सिंचाई करने से या जीवन को संकट में डालने से? देखिए, गद्यांश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी ही आता है, प्रश्न काफ़ी ईजी रहेंगे। आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है जीवन को सुखमय बनाना। अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं।
सबसे पहले पूछा गया निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए। अब हमें इनमें से ढूंढ के बताना है कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। देखिए स्वर आप विभाजन करेंगे तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। यहाँ पर सही उत्तर है ई। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ए क्यों नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर होते हैं। ए ओ औ, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये सारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। किंतु दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ, ई, उ, मतलब जिनके उच्चारण में लंबा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर कौन होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, इस तरह से यहाँ पर ये उ होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, देखिए य, र, ल, व, याद कर लीजिए ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, आप देखेंगे कि उच्चारण वाले ये जो क्लास है शब्द वाले, इसकी क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे है। आप जा कर के उसको देखिए और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ से आप ये सभी व्यंजन और वर्ण, आप जो भी ये पूरी वर्णमाला आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए। तो निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, आपको ग, ज, स और व 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमने याद भी किया है, या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और इसमें व दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और व्यंजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, जैसे ये ऊष्म व्यंजन है, श, स, स, ह, जिनके उच्चारण में मुख में ऊष्मा सी प्रतीत होती है। स्पर्श व्यंजन जो कि कहीं ना कहीं अपनी जीभ को या मुख में कुछ ना कुछ टच हो रहा होता है, मतलब मुख में जीभ कहीं ना कहीं टच हो रही होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, 2 तरह से हम प्राणत्व के आधार पर विभाजन करते हैं इन्हीं वर्णों का। तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 तरह के होते हैं, और यहाँ पर पूछा गया अल्प प्राण। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ख, ग, घ, ट। यहाँ पर अगर आप याद करेंगे तो ग जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है, जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा में हवा बाहर निकले। ठीक है, वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। आप याद रखेंगे जो भी विषम नंबर पे आते हैं, हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करते हैं ना, 4 और 5 भाग में होते हैं। ठीक है, ये 5 भाग में होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, इस नंबर पे जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। याद रहेगा कैसे, देखिए जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, ये क्या है, ये 5 हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ग हैं 5 वर्ग हैं, और आप देखेंगे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां वर्ग। अब हमें इसमें से पहचानना है कि कौन से अल्प प्राण होंगे। मैंने बताया पहला, तीसरा और 5वां। तो क, ग, अंगा, इसी तरह आप सारे वर्ण में देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखिए दिया भी गया था, ग, मिल गया आपको उत्तर। तो यहाँ पर याद कर लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण। महाप्राण फिर कौन से हो जाएंगे, जो सम नंबर पे आएंगे, दूसरा और चौथा। याद करिए क, च, ट, त, प, ये जो प्रथम वर्ग में आते हैं। तीसरे वर्ग में ग, ज, ड, द, भ। पांचवा जो होगा ग, य, न, म, और अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं अल्प प्राण में, ये याद रखिएगा, या, र, ल, व। इस तरह अगर आप प्रश्नों के साथ साथ ये तैयार करते चलेंगे तो आपके काफ़ी प्रश्न के साथ साथ काफ़ी जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण आपने याद कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घोषत्व के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, देखिए ये भी पूछ लिया गया। वर्णमाला से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं इस प्रश्न पत्र में, जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ी वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। निम्न में घोष वर्ण कौन से हैं, देखिए घोषत्व के आधार पर भी क्या होता है, विभाजन करते हैं वर्ण का। जैसे कि जो स्वर तंत्र है हमारा, जब घोषत्व के आधार पर कहेंगे तो जो उनमें जब कंपन होता है कुछ ऐसा स्वर तंत्र में, तो वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो घोषत्व में देखेंगे कितने प्रकार के हैं, ज, क, ट, च और टा। इसका सही उत्तर तो ज दिया हुआ है सामने, लेकिन हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि घोषत्व कौन कौन से आधार पे हम इनको सघोष या अघोष बोलते हैं। घोष मतलब सघोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ये सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। उसके साथ साथ या, र, ला, वा और हा, इनको जोड़ दीजिए। तो तीसरा, चौथा और पांचवा
ये सारे क्या होते हैं, घोषित होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। और इनके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन है या र ल व और एक साथ में हा, इनको जोड़ लीजिए, ये सारे क्या होंगे, घोष वर्ण कहलाते हैं। अब जो बचे पहला और दूसरा वो किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। सिंपल सा है। तो घोष के आधार पे देखते हैं, तीसरे वर्ग में ग ज ड द ब, आप देख लीजिए। फिर चौथे में घ झ ढ ध ब, पांचवा वाला है आप देख लीजिए, ङ ञ ण न म, और इनके साथ साथ अंतस्थ या र ल व और साथ में हा। याद रहेगा, ये घोष हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा गया था तो आप इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे ज, ठीक है। और ज किस में आएगा, ये भी याद कर लीजिए, तीसरा वर्ग है उसमें आता है। तो इस तरह हमने घोष और अघोष भी देख लिए। नेक्स्ट है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। जिनके उच्चारण में ओंठ आपस में स्पर्श करते हैं वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर अ आ ई उ दिया गया है। आप उच्चारण के साथ भी देख सकते हैं किसमें ओष्ठ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अ कहीं भी ओंठ टच नहीं होते, आ उसमें भी नहीं होता, ई में भी नहीं होता, उ देखेंगे तो आपके ओंठ थोड़ा सा पास में आते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, उ। उ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या होते हैं, ये बोले जाने वाले ओष्ठ वर्ण कहलाते। जैसे उ, ऊ, पा वर्ग के सारे होंगे, प फ ब भ म, ये सारे क्या हैं, ओष्ठ व्यंजन हैं। और जो आ है दिया गया इसमें वो कंठ वर्ण है। ई तालव्य है। तालव्य मतलब जिसमें तालु स्पर्श करती, कंठ मतलब जो कंठ से उच्चारण होता है जिनका। ओष्ठ आप बिल्कुल रट लीजिए अब, उ पावर, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, ओष्ठ वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। पीला, जलज, पर और दूध वाला। देखिए यहाँ पर जो उत्तर है जलज, जलज क्या है, योगरूढ़ शब्द है। कैसे, देखें, ये बना हुआ है जल और उसमें प्लस इसको जोड़ा गया है जा के साथ। तो जल से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा, जैसे मतलब कमल, इसका अर्थ अलग है, क्या है, कमल, जलज। जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अर्थ विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, योग रूढ़ कहे जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ने के बाद, देखिए जल है अलग है, जलज जब बना तो क्या हुआ, इसका अलग ही अर्थ हो गया, वो क्या हो गया, कमल। इसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। बाकी शब्द आप देखिए, इनका दूध वाला कोई अलग उसका अर्थ नहीं, पर का मतलब भी कोई अलग अर्थ नहीं, पीले का भी कोई नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे, जब कोई भी शब्द किसी ऐसे शब्द के साथ या ऐसे वर्ण से मिलेगा और बाद में वो शब्द किसी दूसरे अर्थ का परिचायक होगा तो क्या कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप देखिए, मह उत्सव नहीं होगा, मही उत्सव नहीं होगा, महा उत्सव नहीं होगा, महीत्सव नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, महा प्लस उत्सव, हमने क्या किया, आ प्लस उ मिल करके क्या बन गया है, ओ। और इस संधि को क्या कहते हैं, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। यहाँ पे याद रहेगा आप लोग को, स्वर संधि का ही प्रकार है गुण संधि, वो हो जाएगी। बाकी सारे गलत दिए गए हैं। तो सही उत्तर है महा प्लस उत्सव क्या बन जाएगा, महोत्सव। अ प्लस उ मिल करके ओ बना देंगे। एक बार फिर से याद कर लीजिए, इस संधि के अनुसार क्या होगा, अ या आ के बाद ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री आए तो दोनों मिल करके क्या होंगे, जब आ या आ के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। फिर आ या आ के साथ क्या होगा, बड़ी ई मिलेगी तो भी ए होगा। फिर उसके साथ क्या होगा, ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ओ हो जाएगा। और आ के साथ री मिले तो अर हो जाएगा। तो याद रखिए, गुण संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद ई या ई आएगी, बड़ी ई, तो ए होगा। आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ होगा, और री के साथ हमेशा अर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, इसको जोड़ करके निकाल सकते हैं उत्तर। अब पूछा गया, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। समास विग्रह करेंगे तो इसमें कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसे होगा, बैलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, समास तत्पुरुष वाला, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो गया, बैल की गाड़ी। आगमन में उपसर्ग पूछा गया है, गमन के साथ आ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, आगमन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए आ। आगमन में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, और, समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग से नए
अन्य शब्द निर्मित किए जा सकते हैं, जैसे कि आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन, सब में क्या है, देखिए ये उपसर्ग आ लगा हुआ है, बड़ा आ वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसोइया में कौन सा प्रत्यय है, या, आ या फिर रस। देखिए लोग या और या में कंफ्यूज होते हैं, रसोइया में इया प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा गया है, जैसे कि क्षेत्र, गधा, गाय, घर। यहाँ पर गधा, घर, गाय ये सारे क्या हैं, तद्भव हैं, किंतु जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, खेत को बोलते हैं, इसका तत्सम रूप है क्षेत्र। गधा, गाय ये सब क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है। अब गधा का तत्सम देखें तो गर्दभ होगा, गाय का तत्सम गो होगा, और घर का तत्सम गृह होगा। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। अभी हमसे तत्सम पूछा था, अब तद्भव पूछा जा रहा है। यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। देखिए यौवन, निर्झर और स्थान ये एक प्रकार के क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, किंतु जो जीव है यह तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, जीव्या होगी। क्या हो गया, जीव्या। याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, जो कि क्या होते हैं, अपने ही भारत में जो भाषाओं में जो उत्पन्न हुए हैं, भारत में जो पहले से बोले जा रहे हैं, इनकी उत्पत्ति यहीं पर हुई है, उनको देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, सारे शब्द हम लोग यूज़ करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कौन से देशज हैं और कौन से विदेशज हैं। यहाँ पर कटोरा शब्द जो है वो देशज शब्द है, कटोरा शब्द देशज है। वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं या जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता हो गया, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, ये सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, टिकट, मध्य, मयूर, वचन। टिकट शब्द क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यह शब्द इसीलिए विदेशी हो जाएगा। मयूर कैसा है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। मध्य, वचन ये सब क्या होंगे, ये यहाँ पर विदेशज नहीं है। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा कौन सी, हरा, पतला, सभा, गहरा। अब हमें बताना है कौन सी संज्ञा है। देखिए संज्ञा क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु स्थान को संज्ञा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाम को संज्ञात कहते हैं, ऐसा है। किंतु यहाँ पर क्या है, संज्ञा के भाग से पूछ लिया गया, कितने प्रकार की संज्ञा होती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, द्रव्यवाचक हो गई, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर कौन सी संज्ञा प्रयोग हो गई है, समूहवाचक संज्ञा। यदि आपको पार्ट नहीं पता होंगे, आपको अच्छे से व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो आप प्रश्न ज़्यादातर नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। सभा का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति का समूह क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में ये सब तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसका उत्तर आप देखते हैं, उदाहरण और भी हो जाते हैं, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सब क्या एक प्रकार की संज्ञा है। अब पूछा गया सर्वनाम। हर एक टॉपिक से देखिए आपको प्रश्न मिल रहे हैं। सर्वनाम शब्द है कौन सा, नींद, रोग, सफाई या कौन। यहाँ पर कौन शब्द जो है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। यहाँ पर सही उत्तर क्या है, कौन, एक प्रकार का सर्वनाम है। कौन एक प्रकार का सर्वनाम शब्द है, किसी भी स्थान, जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे रट डालिए सर्वनाम, याद रखिए और आपको आसानी से ढूंढने में मदद मिल जाएगी। निम्न में विशेषण शब्द कौन से हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो इसमें बताना है कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कठोरता एक प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, जिससे कि संज्ञा का किसी गुण, दशा या स्वभाव आदि लक्षित हो, वो क्या है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे लड़कपन, घबराहट, उचित, ये सब क्या है। तो यहाँ पर जो लड़कपन, घबराहट है, देखिए संज्ञा में भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। सबसे पहले तो क्रिया क्या होती है, जिससे किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो, वो तो क्रिया है। लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक, प्रेरणा का मतलब प्रेरणा, कोई प्रेरणा देता है तो स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे को प्रेरित करें कार्य करने के लिए, वो कैसी होती है, प्रेरणार्थक। तो आप देखिए उठना, चमकना, गिराना, देना। अब उठना, चमकना, देना ये सामान्य क्रिया है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे तो
गिराना, स्वयं न करके किसी और को प्रेरित करना। ये किस प्रकार के विशेषण है? प्रेरणार्थक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है। अव्यय उत्तर, ठीक, जापान और कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर बी जो ठीक है ये एक प्रकार का अव्यय है। ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं मूल क्रिया विशेषण कहलाते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर नहीं। तो यहाँ पर ठीक क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। पक्षी का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची शब्द याद करिए, भूदर, मीन, वृंद, विहग। अब इसमें से बताना कौन सा है। इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ। विहग का मतलब पक्षी होता है। अब इसके पक्षी के और क्या क्या, मीन तो क्या हो गया, ये तो मछली का होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। खग, पखेरु, परिंदा, अंडज ये भी क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। भूदर किसका है? पर्वत। और मीन किसका है? मछली का। अगला देखते हैं, जटिल का विलोम क्या होगा? सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा टाइप का। ठीक है, और उसका जब विलोम देखेंगे तो सरल हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल है, कुटिल का भी विलोम सरल होता है, कठिन भी। देखिए यहाँ पे तो ये जटिल के ये पर्यायवाची टाइप के हो रहे हैं, किंतु सरल क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गे, दे, पे या फिर दान। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दे। जो देने योग्य है उसके लिए शब्द कहते हैं दे। ये वस्तु दे है, ठीक है, देने योग्य है। जो गाने योग्य होती गे, पीने योग्य है तो पेय पदार्थ। इस तरह से हम इसका उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिन, दीन। इस शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। दिन का मतलब क्या होता है? कोई जो दिवस है, दिन। ठीक है, पूरे दिन। दीन का मतलब होता है गरीब। यहाँ पे इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। अंबर क्या है? इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। कौन कौन से? जैसे वस्त्र हो गया, आकाश हो गया, कपास है, मेघ है। ये सब किसके अर्थ हैं? अंबर के अर्थ हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पूज्य लिखा है, परीक्षण लिखा है, प्राण और परीक्षा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा। पूज्य कैसे लिखते हैं? बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। प्राण में ना नहीं लगेगा, ये वाला ना लगेगा। परीक्षण, परीक्षण में बड़ी ई की मात्रा रा के साथ लगती है, ये है परीक्षण। याद रहेगा शुद्ध रूप। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताने हैं। जैसे प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या प्रमाणिक। देखिए प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। आ की मात्रा लग जाएगी, बस सही हो जाएगा। बाकी प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त सारे सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग, ठीक है, तो अधिकरण का पर हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण परसर्ग में पर होता है। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। कर्म का, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये परसर्ग होते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकरण के लिए क्या होता है? पर होता है। आगे देख लेते हैं। करण कारक के लिए परसर्ग से है, संप्रदान कारक के लिए को है या के लिए, और अपादान के लिए से है। ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द क्षेत्र है। उसके अलावा क्षमा दी जाती है, कोई घटना हो गई, रीति रिवाज कैसी हैं, तो ये सब क्या है? रीति रिवाज, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, जबकि क्षमा, घटना, रीति सब स्त्रीलिंग है। क्षेत्र केवल वो क्या है? पुल्लिंग है। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। यहाँ पर गरिमा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि दुख, लेख, स्पर्श ये सारे पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता और गाय। आप याद रखिए, सदैव बहुवचन कौन सा है? दर्शन है। दर्शन, लोग, प्राणु, प्राण माफ कीजिएगा, आंसू, दाम, ओठ, ये सब सदैव बहुवचन होते हैं। नारी का बहुवचन नारियां हो गया, लता का बहुवचन लताएं हो गया, गाय का बहुवचन गाय। लेकिन दर्शन का दर्शने थोड़े ना होगा, दर्शन होगा, लोग का लोगों, लोग खुद ही एक प्रकार का बहुवचन है। प्राण बहुवचन है, आंसू भी बहुवचन है, दाम, ओठ ये सारे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का, ठीक है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था,
वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, जहाँ भी था यूज़ होगा वहाँ पे भूतकाल होगा, मतलब कार्य हो चुका होता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर है राम घर गया था, ऑप्शन बी। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ क्या है, वर्तमान है, वह आ रहा है ये भी वर्तमान है। ठीक है। वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्यकाल है। निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पर सही उत्तर है मोहन से बैठा नहीं जाता। यहाँ पर एक प्रकार का भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। देखिए यहाँ पर दो वाक्य बनाए गए, जब सवेरा हुआ पहला तो, दूसरा तब हम बाहर आए। तो एक प्रकार का क्या होगा, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अगला जो आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इन सब से अगर जोड़ दिए गए हैं तो क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते चलिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे मैंने तो नहीं होता है, क्या होता है, मुझे विद्यालय जाना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मुझे प्रयोग होना चाहिए था। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न चिन्ह देखते जा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रश्न ही पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह देख लीजिए। बाकी प्रश्न बाकी देखिए, ये पूर्ण विराम है, ठीक है, ये विस्मय आदि बोधक है, ठीक है। आगे याद रखिए अर्ध विराम हो गया। अगला प्रश्न है आसमान फट जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ जाने को क्या कहते हैं, आसमान फट गया, याद रहेगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा हमें बताना है। पौबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फूंक फूंक कर पैर रखना। याद रखिए अपने पैरों पर ही खड़ा होना क्या कहलाता है, स्वावलंबी होना कहलाता है। मुहावरे लोकोक्ति भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पर यहाँ पर बात की जा रही बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होगा। यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है लाभ ही लाभ अर्थ के सही लोकोक्ति हैं। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। देखिए पांचों उंगलियां घी में मतलब लाभ ही लाभ होना। थोड़ा बहुत आप गेस भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है, पर पढ़ के ही जाइए तो पेपर अच्छा होगा। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद। जब व्याख्या का अनुवाद कर रहे हैं तो व्याख्यानुवाद कहलाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। श्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। और मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का जब अनुवाद करेंगे तो क्या कहलाएगा, भावानुवाद। मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप प्रस्तुत किया जाएगा तो सारा अनुवाद कहलाएगा। अगला प्रश्न है ब्रज हिंदी की उपभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। देखिए ब्रज हिंदी क्या कहलाएगी, पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी में और भी उपभाषाएं जैसे ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। अभी यहीं का यहीं रट लीजिए, जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करा रही हूँ उससे सारे फैक्ट यहीं याद कर लीजिए, जिससे आपको बार बार उसमें दिक्कत ना हो। अब अगर ये प्रश्न रिपीट होते तो इसमें प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है और राजस्थानी है। पूर्वी हिंदी में कौन सी उपभाषाएं हैं, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। कैसे याद रखेंगे, पश्चिमी में ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। अगला प्रश्न है अमेंडमेंट के सटीक हिंदी अनुवाद है। अमेंडमेंट का शोधन होगा, संशोधन होगा, प्रशोधन होगा, समाशोधन, और इसका सही उत्तर है संशोधन। अमेंडमेंट आपने पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट याद रखिए। सूर सागर के रचयिता कौन है।
सूरसागर देखो नाम से ही याद आ जाएगा सूरदास की है, पर ऐसा नहीं है कि सारे में अगर ऐसा कुछ आता है तो सारे उन्हीं के हो जाएंगे। जैसे किसी के सामने लिखा हो और नाम से मैच कर रहा है तो उन्हीं का मैच कर दिया। यहाँ पे सूरदास हैं सूरसागर के, इसलिए है। इनकी और भी रचनाएं देख लीजिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये सारी क्या हैं? ये जो भक्ति काल की सगुण धर्ममार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं सूरदास जी, उनकी रचना है। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, निम्न में रीति काल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। यदि आपने 12th पास किया है, हिंदी और यूपी बोर्ड के बच्चों ने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में काफ़ी अच्छे से, ये तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बिहारी क्या हो जाएगा? रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। तो कविवर बिहारी जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना भी याद रखिए कौन कौन सी? बिहारी सतसई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद पंत निराला याद रखिए छायावाद काल के कवि हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर भगवान दास। उसने कहा था कि रचयिता हैं या लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी याद कर लीजिए इसी के साथ, घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा। फिर से याद कर लीजिए, उसने कहा था कि तो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा। ये सारी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। लास्ट प्रश्न है हिंदी का। इस तरह हमने पूरे 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं। उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कविता संग्रह, और इनके अन्य कविता संग्रह यहीं पर याद कर लीजिए। रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है? उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। तो ये हमने फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हिंदी के प्रश्न आए थे वो सारे सॉल्व कर लिए। आप देख रहे हैं कितने इजी प्रश्न हैं। बस आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण और जो भी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में, गद्यांश को काफ़ी अच्छे से आंसर करना है, वर्णमाला बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न हैं, कैसा लेवल है। यदि आप पिछले प्रश्न पत्र ही नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना क्या है। तो आप प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर करिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो के लिए ही नहीं हेल्पफुल है। UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो आपको आई होप बहुत फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। अब आगे भी ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप देखते रहिए, ठीक है। GS के भी प्रश्न इसी तरह मिलेंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न मिलेंगे। आप वीडियोस लगातार देखते रहिए और चैनल पे जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।